देखिए इंडेक्स 40 यदि हम करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो हमें क्या देखना है, काफी चेंजेस हुआ है। पहले जो आप करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बताओ, 13। उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स था, तो उसमें जो आप शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे वह किस में कवर्ड होता था, AS13 में कवर्ड होता था। बट अब शेयर्स और डिवेंचर्स जो है ना, उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दे आर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर इंडियस 32, 102 एंड 109। तो शेयर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट या किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात आएगी तो दैट इज नाउ कवर्ड बाय द इंडियस 32, 100, 102 एंड 109, 109। ठीक है, बाकी क्या बचा इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास यदि बिल्डिंग है या आपके पास क्या बताओ लैंड है, लैंड है। और आपने इसको दो मकसद के लिए रखा है। पहला मकसद ये है कि उससे किराया कमाना है, क्या कमाना है, किराया। और दूसरा मकसद क्या है कि यदि आप उसका दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हो और एक टाइम के बाद 6 साल 7 साल के बाद उसका जब वैल्यू बढ़ जाएगी तब आप उसको बेच दोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो दो मकसद है, तब जाके यदि आप इन दो इंटेंशन के लिए यदि आप कोई एसेट्स ओन करते हो तो वह एसेट्स क्या कहलाया जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। तो लिखते हैं इसको, लिखिए नीचे से, ऑब्जेक्टिव। Objective of this index is objective of this index is to prescribe criteria for accounting treatment for accounting treatment for measurement and disclosure measurement and disclosure relating to IP। IP का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर लिखो स्कोप, द स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल, द स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, तो बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में। यानी कि इंडेक्स 41 जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो वहां बायोलॉजिकल एसेट्स को कवर किया गया है। दूसरा आपका मिनरल राइट्स, कौन सा राइट्स, मिनरल राइट्स। मिनरल राइट्स क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको यदि आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो वह आपका इंडेक्स 106 है, इंडेक्स 106 है। ठीक है, और सी पॉइंट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, PPE। तो PPE क्या हो गया आपका, किसमें कवर्ड है, इंडेक्स 16 में कवर्ड है। ये तीन चीज आप भूल जाओ कि उसके ऊपर आप इंडेक्स 40 लगाओगे। PPE का मतलब क्लियर है कि PPE को हम बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं, है ना। मान लो पास तुम्हारे पास एक होटल है और होटल ने बिल्डिंग खरीद रखी है, तो उसका काम क्या है, उसको बिजनेस में यूज करना। कि होटल का जो बिल्डिंग है उसके लिए क्या PPE है ना। बट मान के चलो अलग से आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है, उसको कहीं से बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, उसको तुमने बस किस पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो फिर वो किस में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ऐसे भी रख रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, दाम बढ़ने वाला है, फ्यूचर में कब बेचेंगे, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो आगे चले, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेफिनेशन। डेफिनेशन, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो अब इन्होंने एक्सक्लूसिवली बोल दिया कि शेयर वेयर भूल जाओ तुम, तो ये बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो
इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय ओनर और द लेसी, ध्यान देना, और द लेसी, लेसी किसके तहत, कौन से लीज के तहत आएगा लेसी, बताना। ओनरशिप वाला जो एक इम्पैक्ट होता है वो कौन से लीज में मिलता है। लीज का था ना वो अब तो आज के जमाने में कहा मैंने इंडिया 16 में 116 116 में अब कोई सा भी लीज लेते हो तो आप लीज को तो आप एज अ लेसी हमेशा क्या मानते हो, डीम्ड ओनर ही मानते हो, है ना। तो और द लेसी टू अर्न, अर्न क्या कमाना आपको, क्यों रखा आपने, रेंटल कमाना है, रेंटल कमाना है एंड या फिर और कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, क्लियर। सर। बताओ अमित, अमित इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन लिख रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट्स का, समझ गए मतलब। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया। सर इतना ही लिखवाया क्या अभी आपने? नहीं नहीं, ये देखो ना, इसका स्क्रीनशॉट लिया, हाँ ये ले लिया। ये ले लिया, इसका इन्वेस्टमेंट का। एक सेकंड सर बस। हो गया सर। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही पढ़ा रहे हैं अमित, ठीक है। कोई सा भी लैंड या बिल्डिंग तुमने रखा है अपने पास किराया कमाने के लिए, ठीक है, या फिर उसका दाम बढ़ जाएगा तब उसको बेचोगे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो ऐसे लैंड या बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग ही है, फर्नीचर नहीं है इसमें, गोल्ड नहीं है इसमें, है ना। चलो अब देखो, हाँ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होगा, वो जो इंडिया 16 में आप यूज करते हो ना, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, किस बात के लिए, प्रोडक्शन के लिए या एडमिन पर्पस के लिए या बिजनेस में यूज करते हो, तो उसे बोलते हैं हम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग अलग चीज है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, लिखिए, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर या फिर लेसी, लेसी मतलब लीज पे आपने ले, फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और फॉर एडमिन पर्पस। ये जो एसेट्स हो गया मोना, ये कौन सा एसेट्स है बताओ, ये तो पीपीई हो गया ना। बताओ सीमा, ये कौन सा एसेट्स हुआ,
पीपी हुआ सर। पीपीई हो गया ना, आप फिर यस इसको सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते ना। आगे चलिए, एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे? तो लिखिए पहला, प्रॉपर्टी लीज्ड आउट। अच्छा, लेसर के लिए पता है ना, लेसर के लिए अकाउंटिंग जो है ना वो चेंज नहीं हुआ है। लेसर के लिए AS 19 वाला ही अकाउंटिंग है। लेसर जो है ना, किसी को यदि एसेट्स देता है उधार पे, तो वह फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के साथ अकाउंटिंग कर सकता है। बट लेसी जो है उसके लिए हमेशा क्या होगा, फाइनेंसिंग लीज टाइप वाली ही बात होगी, रॉ एसेट्स और लायबिलिटी वो बुक करेगा ही करेगा। अब लेसी जो है सो उसको किराए के रूप में नहीं दिखा सकता। मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर। जो लेसी है वो लेसी यदि लीज पे लिया कोई एसेट्स, तो उसको एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना ही करना है। और जो लेसर है, वो लेसर के लिए अभी भी वही अकाउंटिंग है कि हम तुमको दे रहे हैं तो हम मान सकते हैं ऑपरेटिंग लीज पे है या फाइनेंशियल लीज पे। यदि हम मान रहे हैं ऑपरेटिंग लीज पे, कैसे मान रहे हैं बताओ? ऑपरेटिंग ऑपरेट। लीज पे, तो हमारे लिए क्या है, तुम किराया ही तो दे रहे हो मुझे। बट यस यदि सर। हम मान रहे हैं फाइनेंशियल लीज पे, तो हम भी समझ रहे हैं कि एसेट्स वापस मिलने वाला अपने को नहीं है। तो वहां तो तुमको एसेट्स बेच ही दिया मैंने, तो वहां मैंने एसेट्स बेच दिया, तो वहां फिर मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए क्या हो गया, पीपीई हो गया, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया। मेरी बात आ रही समझ में? यस तो सर। प्रॉपर्टी यदि हेल्ड है या लीज्ड आउट है, प्रॉपर्टी लीज्ड आउट बाय लेसर, अंडर कौन सा लीज होगा बताओ? किराया हम कहाँ कमा रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज में। ऑपरेटिंग लीज, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। एक और चीज देखो, प्रॉपर्टी तुमने कोई जमीन खरीद के रख लिया है, खरीद के रख लेते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर अ करेंटली अंडर माइंड फ्यूचर यूज। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर अ करेंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। कई बार लोग होता है ना कि प्लॉट खरीद के छोड़ के रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं करना क्या है इसका, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर्ड हो जाएगा। वैकेंट प्रॉपर्टी टू बी लीज्ड आउट, खाली जमीन है, वैकेंट प्रॉपर्टी टू बी लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, चार तो लिख लिया आपने, पांचवा लिख लीजिए। पांचवा क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो। पांचवा पॉइंट है कि कोई प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो बताओ, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज करोगे। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बिल्डिंग हमारा आधा अधूरा बना हुआ है, तो बिल्डिंग आधा अधूरा बना हुआ है किस बात के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, तब तो उसको पीपीई मानो। या बिल्डिंग आधा अधूरा बना हुआ है बट आने वाले टाइम में इसको बेचना ही है, इंटेंशन क्लियर है, तो उसको आप क्या मान लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप उसको मान लो। तो लिखिए, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर as investment property. Done. यस सर।
ठीक है तो yes. आगे चलिए। फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फीचर ऑफ आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या क्या फीचर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? तो पहला देखो, इट जनरेट्स कैश फ्लो that are largely independent from other assets. The cash flow does not have connection with actual business. इसके लिए अपने को कोई बिजनेस करना नहीं पड़ रहा है, उसको जस्ट, जैसे देखो ना आप बिल्डिंग पे लोग किराए पे दे देते हैं, अलग से बिजनेस भी खोल रखा है, तो क्या बिजनेस का मतलब है क्या बिल्डिंग से? नहीं, No, sir. बिल्डिंग पे किराया अपना आता रहेगा, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, अच्छा बताओ कहां पे ओनर का एक्टिव रोल है और कहां पे ओनर का पैसिव रोल है? बिजनेस वाले एसेट्स में पीपीई में क्या एक्टिव रोल है? जैसे मैं अभी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं रहूंगा तो लैपटॉप का कुछ नहीं होने वाला। बट यदि मैं लैपटॉप को किराए पे लगाना शुरू कर दूं तो उसमें मेरा रहना ना रहना मैटर ही नहीं करता ना, किराए पे लैपटॉप क्या पैसा आएगा। तो लिखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पीपी को हम क्या बोल रहे हैं? ओन्ड प्रॉपर्टी, है ना, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। Property. तो लिखिए, इन केस ऑफ ओओपी, ओओपी समझ गया ना, Yes, sir. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, द ओनर इज एक्टिवली engaged in business activity, but in case of investment property, in case of investment property, owner relaxes, owner relaxes, like मुनिरका जाट। जो मुनिरका के जाट लोग हैं, बताओ लोग क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं ना अमित, बैठ के अपना हुक्का पीते रहते हो लोग, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को। बताओ कहां पे एसेट्स को तुम गोइंग कंसर्न बेसिस पे यूज करते हो? है ना, बिजनेस में गोइंग कंसर्न पे यूज करते हो कि चल बिजनेस चलता रहेगा, तो इसलिए बिजनेस के ऊपर जो एसेट्स तुम यूज कर रहे हो, उस एसेट्स का यदि तुम रिवैल्यूएशन करते हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो उसे आमदनी नहीं मानते हो तुम, क्योंकि वो आमदनी अभी हुआ नहीं है, जब बेचोगे तब होगा, तो उसे कहां ले जाते हो? ओसीआई में। बट यदि तुम इन्वेस्टमेंट का यदि रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो इसको आप आमदनी मान सकते हो और इसे आप पीएनएल में ले जा सकते हो। लिखिए आगे, इन केस ऑफ, हाँ हाँ कर सकते हैं ना, आपका काम ही वही है ना। इन केस ऑफ ओओपी, owner is using assets on going concern basis. Hence gain on revaluation. Hence gain on revaluation is added to equity. इसको हम इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं, and not treated as realized gain.
इसको हम रियलाइज्ड गेन नहीं मानते। बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रिवैल्यूएशन गेन इज ट्रांसफर टू revaluation gain is transferred to income account. फिर नेक्स्ट है, it is purely held. It is purely held for long-term capital appreciation. फिर उसके बाद नेक्स्ट है, it required a distinct and separate set of accounting, and disclosure. इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होगी पीपीई से, ठीक है। तो चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो आप क्या करते हो बताओ? बिजनेस में आप रखते हो कुछ पार्ट, और कई बार क्या होता है कि ओनर जो है सो प्रॉपर्टी तो रखा ही रखा है, अलग से ही अपना क्या करता है बताओ? अलग से ही बिजनेस करता है। जैसे एग्जांपल सुनो, मान के चलो एक होटल है। होटल यदि आपके पास है तो होटल में आप कौन कौन सा सर्विस देते हो बताओ? कॉन्फ्रेंस रूम, एयरपोर्ट पिकअप, लॉन्ड्री, बताओ, ये कई सारे सर्विसेज है ना, स्विमिंग, रेस्टोरेंट। अब मान के चलो लैंडलॉर्ड को जो है ना सिर्फ लॉन्ड्री वाला सर्विस चाहिए। मैं इसको लिखवाता हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। इसको लिखवाता हूँ मैं, देखो। क्या कहना है देखो, वेरियस इशूज लिखना, वेरियस इशूज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो पहला पार्ट है पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी held by owner for his business। इसका मतलब समझे? कुछ लैंड और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है ना, कुछ हिस्सा अपने बिजनेस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। मान के चलो सीमा, तुम्हारे पास 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग में 3 स्टोरी बिल्डिंग तुमने रेंटल पे दे रखा है, बताओ। यस सर। और नीचे में तुम अपना बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसल्टेंसी फर्म खोले हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ, ये इशू आ सकती है ना? यस सर। तो इसके लिए क्या बोल रहा है इंडियस, देखिए, इसके लिए इंडियस बोल रहा है कि इन सम इंस्टांसेस एन एंटिटी occupy part of property and lease out balances। बात आई समझ में? नीचे वाले फ्लोर पे क्या तुम्हारा शॉप है, बिजनेस है, और जो ऊपर वाला है आपका, उसको आपने क्या कर दिया बताओ? किराए पे दे दिया। मोना सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? जी सर, सुन रही हूँ। If the two portion
या टू डिफरेंट पोर्शन बोलो, इफ द टू डिफरेंट पोर्शन कैन बी सोल्ड सेपरेटली, कैन बी सोल्ड सेपरेटली, बताओ तो हम क्या करेंगे, ईच इज अकाउंटेड, दोनों की अकाउंटिंग क्या क्या होगी बताओ सीमा, ईच इज अकाउंटेड अप्रोप्रिएटली, दोनों की अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी या नहीं होगी बताओ, Yes, sir. क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें है ना, आपको दिख रही है एक जैसे, बट है दोनों बताओ अलग अलग. अलग अलग। तो जो आपने बताओ क्या किया, किराए पे दिया आपने, उसे आप क्या मानोगे बोलो, Investment. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और जो आप मान के चलो खुद बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसे आप क्या बोलते हो, ओनर ऑक्यूपाइड Occupied प्रॉपर्टी, property. ओओपी। क्लियर। Yes, sir. अब ऐसा हो, ये तो केस समझ गए अमित, ये केस समझे या नहीं समझे, केस क्या है। अब ऐसा हो कि तुम मान के चलो नहीं बेच सकते सेपरेटली, जब भी बिकेगा दोनों हिस्सा को आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपको इकट्ठा बेचना पड़ेगा, उस केस में क्या करोगे बताओ, बोलो मेन फीचर देखेंगे किसका, मतलब क्या देखेंगे उस केस में, मतलब उस केस में हम ये मेन. देखेंगे, अच्छा मान लो कि 2% 3% में, मान लो 2% 3% में तुमने अपना शॉप खोल रखा है, और 95% जो तुम्हारा है वो क्या बताओ, लीज पे रेंट कमा रहे हो, तो फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो तुम्हारा क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट. तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे, है ना। Yes, sir. उल्टा कर दो, तो उल्टा यदि जैसे ही करोगे 98% तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो और 2% किराए पे दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, 98% सिग्निफिकेंट है, इसका तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो फिर उसे पीपीई माना जाएगा, है या नहीं बताओ, Yes, sir. आगे बात समझ में। Yes, यस, sir. तो लिखिए नीचे पैराग्राफ करके, इफ द पोर्शन कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, if portion cannot be sold separately, then entire property को हम क्या मान लेंगे, entire property is treated as IP, is treated as IP only if, लगाना पड़ेगा ना, Yes, sir. only if, only if n insignificant, इस बात को अंडरलाइन करना, only if n insignificant proportion, only if an insignificant proportion is, बोलो क्या होगा, ओनर ऑक्यूपाइड, ओनर ऑक्यूपाइड, ये होगा ना, Hmm. समझे या नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. मान के चलो ये आपका एक जगह है, अब इस जगह में क्या है कि आपने क्या किया, आपने इतना वाला पार्ट, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, ओओपी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और जो ये मान लो कितना परसेंट होगा, ये मान लो 5% है, 2% है, 3% है, और 95% जो है, 95% आपने क्या कर दिया बताओ, रेंटल कमा रहे हो, रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो मेरे लिए ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स कौन सा एसेट्स होगा बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, Investment property. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ कौन सा इंडियस लगेगा, 40. इंडियस 40 लगेगा, ठीक है अमित।
अब इसका उल्टा कर दो, होगा उल्टा या नहीं होगा इसका? Yes, sir. अब इसका उल्टा कर दो नीचे में, अब मान लो ये प्रॉपर्टी है कोई, इसमें क्या है, इसमें मान लो आप ये वाला हिस्सा Investment है. ले लो आप, बहुत कम वाला हिस्सा, मतलब इनसिग्निफिकेंट है ये वाला हिस्सा जो है, ये हमने रेंटल के लिए रखा है 5%, और रिमेनिंग जो है 95% ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ओओपी के लिए। तो ये जो एसेट्स होगा ये मेरे लिए क्या होगा बताओ, पीपीई तरह हो PPE. जाएगा, है ना। यहाँ पे लग जाएगा 16. डेज, बताओ डन है। Yes, sir. अब कई बार क्या करते हैं लोग, किराया पे तो देते ही देते हैं, जो बोल रहा था मैं, जैसे होटल है तो किराए पे तो तुम दे ही रहे हो, बट किराए पे देने के अलावा कई बार तुम अलग से भी कई प्रकार के सर्विसेज देते हो या नहीं देते हो बताओ। Yes, sir. तो जो अलग प्रकार के सर्विसेज है उसको देने के लिए, जैसे आप सिक्योरिटी का सर्विस देते हो, क्लीनिंग का सर्विस देते हो, मेंटेनेंस का सर्विसेज देते हो, Hmm. बट ये नहीं भी दोगे तो भी तो किराया कमा ही सकते हो या नहीं कमा सकते हो बोलो। Yes, sir. तो ध्यान रखना, यदि हम मान के चलो प्रॉपर्टी को आपको दे ही रहे हैं किराए पे, बट उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, किससे रिलेटेड, किराए से रिलेटेड, जो किराए के जो लोग हैं किराएदार है उनको और एक स्मूथ क्या देगा, फैसिलिटी देगा, जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज है, क्लीनिंग है, अगल बगल में गार्डनिंग वार्डनिंग थोड़ा करवा दिए, 10-12 सिक्योरिटी गार्ड अपना रखे हुए, होता है ना ऐसा Yes, sir. सोसाइटी में। तो ये जो एंसिलरी सर्विसेज है वो किसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, किराए की खूबसूरती को, कि टेनेंट जो है वो रहेगा वहां पे तो बिल्कुल सिक्योर रहेगा और उसको रहने मजा आएगा। तो ये फिर क्या होगा, इंडियस कौन सा होगा बताओ, 40 ही होगा। 40. बट तुम अब फालतू सर्विसेज जो जरूरी नहीं है, अब तुम बोल रहे हो नहीं हम खाना भी खिलाएंगे आपको, है ना, आपको हम कॉन्फ्रेंस रूम भी देंगे, आपको डोर बेल सर्विस भी देंगे, एयरपोर्ट वाली, जो तुम एयरपोर्ट जाओगे ना सीमा, तो आपको मेरा ही गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। बताओ ये सब क्या हो गया एक, बताओ। अब ये जो सर्विसेज है ना, क्या ये जरूरी है क्या किराया पर रहने के लिए? No, sir. नहीं है ना। इवन मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं तुम वाईफाई जो लोगे वो मेरा वाला ही वाईफाई लोगे, तो मैं तो फिर एक होटल खोल रखा हूं ना, Yes, sir. बताओ। तो जब आप सिग्निफिकेंट इंसलरी सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो बताओ, सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हो, Service. जो रेंट के लिए जरूरी है, रेंट कमाने के लिए जरूरी है, वो हमारे लिए क्या होगा तब, प्रॉपर्टी क्या होगा, Investment. इंडियस 40 में आएगा। बट तुम होटल ही खोल लिए, मतलब इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज लाइक होटल, होटल तो कई सारी सर्विसेज देती है, Hmm. तो फिर होटल वाले जो किराया, किराया तो होटल वाले भी कमा रहे हैं, बट क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या इंडिया 16 है बताओ, India 16. क्योंकि उनका बिजनेस हो गया ना। अभी आपने Hmm. देखा, तब वो तुम एज एक्टिव जो ओओपी है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, आपने देखा ना कि जो ओनर है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। Yes, sir. चलिए, मोना तो नींद में है, बोल ही नहीं रही कुछ, खतरनाक नहीं वाला नींद आया हुआ है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। हम्म। चलिए, अमित है नींद में है। ओनर इज प्रोवाइडिंग, पहला इशू क्या था बताओ, पहला इशू ये था ना कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर फॉर हिज बिजनेस, है ना। Business. और दूसरा इशू क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओनर इज प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज विद प्रॉपर्टी। तो लिखो, sometimes
a property owner provides ancillary services such as cleaning, maintenance, and security, provided that such services provided that such services are insignificant. Such services are insignificant to arrangement. यदि आप नहीं भी दो तो उतना मैटर नहीं करता है to arrangement as whole. Then property is an investment property. मतलब आपको जो क्लीनिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी ये सब जो है वो रेंट टेनेंट के लिए ही है, तो उसका अलग से ये सब होता है, प्रैक्टिस है ये बिजनेस का, तो इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। ये तो पता ही है आपको, ये Yes. सर्विसेज आप क्यों दे रहे हो, ताकि जो किराएदार है वो अच्छे से रहे। पैरा चेंज करके नीचे से, इफ significant services are provided, then it is considered as PPE, like hotel, like बोलो होटल। होटल में क्या होता है, होटल में कई सारे सर्विसेज मिलती है आपको। बताओ, डन है यहाँ तक? Yes, sir. अब चलो इसको कैसे लेंगे हम CFS में। तीसरा इशू है CFS लेवल। CFS का मतलब बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी बात हो रही, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। हेलो सर, एक बार पीछे दिखाना। तुमको मैं तब से आवाज दे रहा, अमित अमित अमित, समझ में आ रहा है ना तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ हाँ सर। यदि तुमने बताओ किराए पे दिया मकान और साथ में सिक्योरिटी की सर्विसेज भी दे रहे हो, तो वह क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा ना। और अलग से तुम कई सारे सर्विसेज दे रहे हो, वाईफाई, इंटरनेट, खाना पीना, कॉन्फ्रेंस, तो फिर होटल हो जाएगा। होटल हो जाएगा तो बिजनेस प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका PPE। चलो आगे चले। Yes, हाँ sir. हाँ चलो CFS लेवल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो लिखिए, एन इशू अराइजेस with group of companies wherein one group company leases a property to another। अब बताओ क्या होगा। मान लो टाटा स्टील है, टाटा स्टील ने क्या किया, कोई इसके फैसिलिटी है, उसने लीज पे दे दिया टाटा मोटर्स को। अब बताओ, टाटा स्टील के लिए आप देखोगे
तो उसके लिए क्या है, उसने लीज पे दिया ना, Yes, sir. और सामने वाले ने बिजनेस में लिया। तो एक क्या बोलेगा कि हम चूंकि आपको लीज पे दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। Investment. दूसरा क्या बोलेगा, हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे, हमारे लिए क्या बताओ, पीपीई है। PPE. तो अब मुझे बताओ, ओवरऑल जब कंसोलिडेशन होगा तब क्या होगा मोना? अब जब कंसोलिडेशन होगा तब क्या होगा बताओ? कुछ आ रहा है मन में बोलने का? पता नहीं सर। इंडियस भी शांत है, ये बोल रहा है एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना है कि वही मतलब Significant, सिग्निफिकेंटली, insignificant. सिग्निफिकेंटली देखो उसका यूज किस में हो रहा है। मान लो सिग्निफिकेंटली टाटा स्टील का काम ही है किराए पे देना, तो फिर क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट ही Investment. दिखाओ। ये खुद शांत है यहाँ पे इंडियस, ये बोलता है कि आपको जो अच्छा लगे वही आप दिखाना। चलिए लिखेंगे तो सर क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एट टू अनदर बोल दिया उन्होंने, नीचे बोल रहा है एट ग्रुप और consolidation level the property is owner occupied. However, at individual company level, the owning entity treat the building, the owning entity treat the building as investment property. ये बोल रहे हैं अप्रोप्रिएटली आपको काम करना है, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट would need to be made, would need to be made in group accounts. Done. एक मिनट सर। Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? Yes, एक और sir. पॉइंट है इसमें कि मान के चलो अभी मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ और आने वाले टाइम में इसको क्या करूंगा, किराए पे दे दूंगा। अभी कंस्ट्रक्शन पे करवा रहा हूं मैं, तो अभी यदि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बताओ, और आने वाले टाइम में इसको किराए पे दे दूंगा, तो अभी लिखवाया था ना मैंने। इसको इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। यस, पहले ना ये माना जाता था कि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मानते थे सीमा इंडिया 16 में, बट अब ऐसा नहीं है। मैंने लिखवाया भी था आपको, Yes, sir. देखो ना, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। Property. तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा, जो मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया। पुराने बुक में इसे मानते थे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर जब बन जाएगा तब इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट अब ऐसा नहीं है। इंटेंशन क्या है, फ्यूचर में किराया कमाना ही है, तो ये इंडेक्स 40 ही रहेगा।
डन है यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मैं कंट्रोलर वही तो पूछू तो इसका ये सुनो कंट्रोलर सर और कितना रह गया? अभी है 10 मिनट और। तू जब मैं जावा के कोर्स देगा कहां से रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखिए, इट शैल बी recognized as an asset, it shall be recognized as an asset when and only बताओ, कभी भी किसी को तुम एसेट्स कब मानते हो? जब उससे तुमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है और Yes, sir. उस एसेट्स के कॉस्ट को आप मेजरमेंट कर सकते हो रिलायबल तरीके से। तो जैसे रिकॉग्निशन आप करते थे इंडिया 16 में, वैसे ही यहाँ पे रिकॉग्निशन है। तो पहला है, इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to entity and फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मेट्रो खुलने से ही हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर खर्चा किए हैं क्या? नहीं ना, खर्चा करोगे तब तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड, कैन बी measured reliably, ये दोनों कंडीशन पूरा होगा तभी इसका इनिशियल रिकॉग्निशन होगा और तब रिकॉग्निशन होगा इसका। रिकॉग्निशन ठीक है। तो यस सर। अब रिकॉग्निशन होगा तो 2 बार रिकॉग्निशन होना है, एक बार जब तुम खरीद के ला रहे हो तब, है ना, दैट इज द इनिशियल रिकॉग्निशन, और फिर जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तब। तो कितनी बार रिकॉग्निशन होगा बोलो? 2 बार। 2 बार। पहला वो सब जगह होता है, पहला क्या कहलाता है बताओ? इनिशियल का सब दूसरा क्या कहलाता है? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट। तो चलिए लिखिए, इनिशियल रिकॉग्निशन, जब तुम खरीद के लाओगे तो कॉस्ट पे ही लिखोगे ना। यस सर। लिखेंगे एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी shall be measured initially, shall be measured initially at cost, including transaction charge, including transaction charge। दूसरा है, if investment property is acquired under lease, लीज पे भी तो ले सकते हैं इसको, यस सर। देन कौन सा एसेट्स था? ROU एसेट्स था, एंड लायबिलिटी shall be accounted as per बोलो 16 Ind AS 116। 116 सॉरी। डन। सर ये अंडर लीज के बाद क्या लिखा है? अंडर लीज देन ROU एसेट्स, ROU एसेट्स का मतलब होता है राइट ऑफ यूज। आप जब कोई चीज लीज पे लेते हो ना अमित, तो उसको तुम एसेट्स ही हाँ। मानोगे, और उसका कितना किराया तुम फ्यूचर में कमाओगे
उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी लायबिलिटी होती है। तो इंड एस 116 लग जाएगा और 116 के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन हो। चले आगे। बोलो। Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। कौन सी रिकॉग्निशन? Subsequent सब्सिक्वेंट recognition. रिकॉग्निशन को कई बार हम किताब में क्या पढ़ते हैं? वैल्यूएशन ऑन बैलेंस शीट डेट, क्योंकि ये कई बार होता रहेगा ना। जब जब तुम बनाओगे बैलेंस शीट तब तब देखोगे भाई किसको हम किस मूल्य पे लें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको कॉस्ट मॉडल अपनाना है। क्या अपनाना है आपको? बताओ। Cost कॉस्ट model. मॉडल तो लिखिए, कॉस्ट पे ही दिखाना आपको। अंडर इंड एएस 40 हम इंडिया में क्या बोलते हैं? सपने मत देखो, कॉस्ट मॉडल इज मैंडेटरी। हमने कार्व आउट कर दिया, क्योंकि जो आईएफआरएस था ना, आईएफआरएस बोलियो या बोलो आप आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, आईएएस आईएएस दो चीज है, एक इंड एएस है और एक आईएएस है। तो आईएएस इंड एएस नहीं है। इंड एएस मतलब अपना वाला जो गैप है, इंडिया का जो इंड एएस पढ़ रहे हैं हम लोग, और आईएएस का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग Accounting स्टैंडर्ड। standard. बहुत कम ऐसे कंट्री है जो आईएएस फॉलो करते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ द कंट्री। मैंने भेजा भी है तुम लोगों को एक पीपीटी, देखा आप लोगों ने? ग्रुप में भेजा था मैंने। तुम Yes, लोग sir. क्यों भेजा मैंने, बताओ? उसको थोड़ा पढ़ते ना कि कितने कंट्री आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरा सब कुछ उसमें अच्छे से दिया हुआ है, देखो ना। Okay, sir. ये मैं चलो उसको फिर से भेज दूंगा, शायद मैंने आप लोगों को नहीं भेजा, आज भेज दूंगा मैं। बाकी इंडेक्स 40 का तो मैंने नोट्स भेजा था, प्रॉपर्टी का कई नोट्स। चीजें भेजी थी सर आपने। हाँ कई चीजें भेजी थी आपने। हाँ, कई चीजें भेज, मैं देखता हूँ उसमें। अंडर इंडेक्स 40 कॉस्ट मॉडल इज मैंडेटरी, बट आईएफआरएस और आईएस क्या बोलता है? बट लगा दो, बट आईएफआरएस आईएस प्रोवाइड्स, चॉइस है आपके पास, टू फॉलो इधर कॉस्ट मॉडल, या तो आप कॉस्ट मॉडल लो या आप कौन सा मॉडल लो? फेयर वैल्यू मॉडल। जो लेना है आपको, आपके पास चॉइस। डन है यहाँ तक? बताओ। Yes, sir. चलो यहाँ तक हो गया, डन। अब इसके सवाल आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ। Yes, sir. कर सकते हैं ना? लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिस्पोजल। डिस्पोजल कब करेंगे? जब उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला अपने को नहीं है, या उसको बेच देंगे। तो डिस्पोजल में लिखिए, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी shall be de-recognized and investment property shall be de-recognized on disposal, बेचने पे, या फिर at the time, और at the time that no benefit is expected from future use. No benefit is expected
फ्रॉम फ्यूचर यूज। ठीक है, जो भी लॉस होगा वो लॉस कहाँ जाएगा बताओ? पीएनएल में। यस, तो एनी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट किस पे होगा? कॉस्ट पे ही होगा ना। यस सर। एनी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट और जो आपको पैसा मिला एंड नेट प्रोसीड shall be transferred to P&L account. And at the same time उसको तुम बेच रहे हो ना, हम्म, तो बेच रहे हो तो बताओ एज पर इंड एस कौन सा 105। अभी तक मान लो ये क्या था? नॉन करेंट एसेट्स था। नॉन करेंट एसेट्स जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप क्या करोगे? इज reclassified from non current asset to current asset, तब जाके इसको बेचोगे। बताओ डन है यहाँ तक? यस सर। इसके जितने भी सम है मैं भेज रहा हूं, उस सम को आप लोग कर लीजिए, आज ही कर लीजिएगा। यस सर। इससे पहले मैंने किसके दिए थे सम करने को? अकाउंटिंग पॉलिसीज के। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर दिए थे, किए उसको आप लोगों ने? नहीं किए? नहीं गई, थ्योरी पढ़ी थी बस। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज तो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। और बीच बीच में क्या होगा ना, जो कॉस्ट मॉडल है ना, इसमें ना कई बार आप फॉरेन करेंसी में भी खरीद के लाओगे, हम्म, तो फिर तो फिर एक्सचेंज रेट आपको यूज करना पड़ेगा। तो कुछ प्रैक्टिकल बनेंगे इसके, उसको देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो इतना रहने यस। दीजिए।